गुड मॉर्निंग क्लास। वीडियो क्लैरिटी वॉइस क्लैरिटी चेक कर लीजिएगा और प्रीवियस टॉपिक में किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। वीडियो क्लैरिटी वॉइस क्लैरिटी चेक करने के साथ साथ किसी को कोई डाउट हो प्रीवियस टॉपिक में तो जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। बाकी न्यूमेरिकल करना था। किसी को कुछ पूछना है? सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। पासिंग साइड डिस्टेंस क्या है? पासिंग साइड डिस्टेंस को मैंने कहाँ बताया? ये टर्म कहाँ मिला? पासिंग साइड डिस्टेंस ये टर्म आपको कहाँ मिला? ये टर्म बताइए कहाँ मिला, तो उसी हिसाब से बताएं आपको क्या कहना चाहता है। पासिंग साइड डिस्टेंस ये टर्म आपको कहाँ मिला? अरे तो क्वेश्चन में पूरा लैंग्वेज होगा यार, अब उसका अनुवाद नहीं कर पा रहे हो। हमको कौन सा नए प्रकार का साइड डिस्टेंस तुम पा गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन आपका था कैलकुलेट द लेंथ ऑफ समिट कर्व फॉर ए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर ऑन ए नेशनल हाईवे एट द पासिंग साइड डिस्टेंस कहाँ था यार? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस था। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, पासिंग साइड डिस्टेंस तो नहीं है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस था। Stopping side distance at 180 meter on national height at the junction of an upward gradient of 1 in 200 and downward gradient of 1 in 200. Assume the height of driver to be 1.2 meter and height of object above roadway to be 0.15 meter. चलिए तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है एसएसडी दिया है 180 मीटर, आपको N1 दिया है 1 इन 200 मतलब 1/200, N2 दिया है 1/200। इसके बाद आपको दिया है कि एज्यूम द हाइट ऑफ ड्राइवर मतलब H1 आपको दिया है 1.2 मीटर और H2 आपको दिया है 0.15 मीटर। इतनी चीजें आपको दी गई हैं, आपको वैल्यू निकालना है। तो पहला केस हमने कहा था नहीं, गलत बोला है दयानंद। अगर डिप्लोमा बुक में ओएसडी का पासिंग साइड डिस्टेंस बोला है तो गलत बोला है। उसका टर्म ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है, इसलिए शॉर्ट में उसको ओएसडी रखा गया है। ओएसडी जो नाम रखा गया है इसका फुल फॉर्म है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अब वहां पे पासिंग साइड डिस्टेंस अपने हिसाब से लिख दोगे तो गलत चीजें हैं। चलिए अब समझते हैं चीजों को। हमें निकालना है, सबसे पहले हमने कहा था सबसे पहले क्या काम किया करिए, यन निकाल लीजिए। यन आपको कैसे निकलेगा? आपको एक अपवर्ड दिया है एक डाउनवर्ड दिया है, तो यन हो जाएगा N1 प्लस N2। तीसरा वाला केस आपको मिलेगा N1 प्लस N2, तो आप रखोगे 1 इन 200 1/200 तो मिल जाएगा आपको 1/100। यन का मान आपका निकल के आएगा 1/100।
उसके बाद सबसे पहला केस आप चलोगे LS इज ग्रेटर देन SSD। पहले केस आपका LS इज ग्रेटर देन SSD। तो LS इज ग्रेटर देन SSD के बारे में बात करें तो फार्मूला आपको जो मिला हुआ था क्या था, LS इक्वल टू NS स्क्वायर अपान 4.4। आपको मिला था क्या, LS इक्वल टू NS स्क्वायर अपान 4.4। तो n के स्थान पर हम उठा के रखेंगे 1/100 1/180 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.4। तो यहां से आपका LS का मान कितना निकल के आएगा, सॉरी 1/80 कर दिए, 180 का स्क्वायर कितना निकल के आएगा, LS का मान 73.67 73.67 73.63 मीटर। ठीक, 73.63 मीटर हमारा आ रहा है LS। तो हम देखेंगे क्या हमारा केस फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा केस फॉलो नहीं हो रहा है। क्यों फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि हम मान के चले थे LS का मान SSD से ज्यादा था। तो LS का मान SSD से ज्यादा है, लेकिन हमारा जो निकल के आया है LS उसका मान SSD से कम है। तो हम अगला केस में चलेंगे। अगला केस क्या था, LS इक्वल टू आपका था LS इक्वल टू 2s माइनस 4.4 अपान n। क्या था, LS इक्वल टू 4.4 अपान n के बराबर। हम यहाँ पर वैल्यू उठा के रखेंगे 2s का मतलब 2 गुणे 180 माइनस 4.4 और n के स्थान पर 1/100। तो यहां से निकाल के बताइएगा LS का मान कितना आएगा। इस केस में LS का मान कितना आएगा, -80 मीटर। -80 मीटर। ठीक है, अब देखो एक चीज इसमें समझिएगा, -80 मीटर आने का मतलब क्या है कि एक केस ऐसा भी बनता है कि अगर ग्रेडियंट का मान बहुत कम हो, जैसे आपको जो ग्रेडियंट इसमें क्वेश्चन में पाए आप उस ग्रेडियंट, इसलिए मैंने क्वेश्चन जान के दिया हुआ है कि इसमें आप ऐसा ना कर दो कि उठा के या तो 80 मीटर आंसर में मान लो या तो 73.63 मीटर मान लो। तो ये दिमाग में बैठाइएगा 73.63 है, वर्ती का गुण आपका 7.36 तो बहुत गलत निकला है। अपना कैलकुलेशन सुधारिए, दूसरों को न सुधारिए। मैक्सिमम लोग सही है तो सही होगा आंसर। चलिए, तो कहने का मतलब है कि आपको अगर माइनस मिल गया तो ऐसा नहीं उठा कर देना है कि 80 मीटर मान के कर देना है उसको 73.6। इसका मतलब क्या है कि जब आपका ग्रेडियंट का मान कम हो तो ऐसे केस में वर्टिकल कर्व नहीं दिया जाएगा। एक लाइन यहां पर लिख लीजिएगा नोट करके लाइन, चूंकि ग्रेडियंट का मान बहुत कम है, ग्रेडियंट का मान बहुत कम है, अतः इस केस में समिट कर्व का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। वीरेंद्र सिंह कैसे जानेंगे कि परसेंटेज में लेंगे। अरे भैया, ये वैल्यू अगर माइनस में आ गया तो इसका मतलब ग्रेडियंट 1/100 दिया तो बहुत कम हो, तो आपको सॉल्व करना है। अगर माइनस आ गया इसका मतलब ग्रेडियंट बहुत कम है। इस केस में समिट कर्व का प्रभाव, ये तो इतना सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसका कोई टेबल थोड़ा है कि अंदाज के लगा लो कि नहीं लेना है। ये तो SSD के ऊपर भी तो डिपेंड करता है। अभी SSD आपका बहुत ज्यादा होता, सपोज करिए SSD आपका 300 मीटर होता,
यहाँ भी ध्यान रखो कि एसएसडी आपका 300 मीटर होता तो 3 दूनी 600 होता, और 600 में से 440 आप घटाते तो आपको मिलता है 160 मीटर प्लस का, 160 मीटर प्लस का मिलता, तब तो आपका हो जाता। लेकिन एसएसडी की तुलना में आपका उस हिसाब से कर्व है नहीं, तो इसलिए समिट कर्व का कोई प्रभाव नहीं होगा। ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा। इतना सॉल्व करने के बाद क्या लिखना पड़ेगा, चूंकि ग्रेडियंट का मान बहुत कम है अतः इस केस में समिट कर्व का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसको नोट कर लीजिए। अब सेम क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं दूसरा क्वेश्चन दे दे रहा हूं। आप क्या काम करोगे, अब जो आप सॉल्व करो क्वेश्चन सेम रखना, बस अब 1 in 50 करके सॉल्व करना। 1 in 50 करके सॉल्व करके आना। जहां 1 in 200 था क्वेश्चन सेम रख रहा हूं, जहां 1 in 200 था उसके स्थान पर 1 in 50 सॉल्व करके आप लोग आएंगे। हो जाएगा ना चीज, हो जाएगा। तो आगे पढ़ें। चलिए सॉल्व हो जाएगा तो आगे पढ़ते हैं। अब तक हम समिट कर्व पढ़े, अब दूसरा कर्व के बारे में पढ़ेंगे, बैली कर्व के बारे में। तो बैली कर्व के बारे में बात करें तो पहले तो शेप इसका जान लो। बैली कर्व का जो शेप रखा जाएगा, जैसे उसका शेप था पैराबोला, तो इसका शेप जो रखा जाएगा क्यूबिक पैराबोला। इसका जो शेप रखा जाता है कैसा रखा जाता है, क्यूबिक पैराबोला। वीरेंद्र सिंह परसेंटेज में कब लेंगे, क्या परसेंटेज में लेना भाई साहब बता ही दीजिए आप, फिर आगे बढ़े। क्या परसेंटेज में लेना चाहते हो, परसेंटेज में कब लेंगे, क्या परसेंटेज में लेना चाहते हो तो बताएं। जल्दी बताओ परसेंटेज में क्या लेना है। ग्रेडियंट परसेंटेज में क्यों लोगे, वैल्यू परसेंटेज में रखी जाती है। आज तक जितना चीज आप पढ़े वो परसेंटेज में रखा गया, क्या परसेंटेज में रखा गया है कि वैल्यू उसका रखा है। एन का मान कैसे निकलेगा वो भी आपको बताए हैं, तो परसेंटेज में रखने का सेंस कहां से आ गया यहाँ पे। वही वाला हाल कर रहे हो कि देख लिए जो है गाय को भूसा खाते हुए और आप खाते हो रोटी, तो बार बार वही चीज पूछ रहे हो कि सर भूसा हम कब खाएंगे, भूसा हम कब खाएंगे, भूसा कब खा। अरे भैया जो रोटी खा रहे हो, रोटी से काम चल रहा है, तो भूसा खाओगे। चलिए अब समझते हैं बैली कर्व के केस में। बैली कर्व के केस में परसेंटेज से भी सेम आंसर आ रहा है सर। सेम आंसर से न जाइए, सेम आंसर इसलिए आ जा रहा होगा कि यहाँ पे 100 था, दिमाग बैठाइए, यहाँ 100 था, परसेंटेज से आप लेकर के नहीं आइएगा। ग्रेड कंपनसेशन यहाँ कहाँ आ गया, ग्रेड कंपनसेशन से यहाँ क्या लेना देना है, यहाँ ग्रेड कंपनसेशन चल रहा है। चलिए यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं बैली कर्व की। तो बैली जैसे हमने कहा था कि जब समिट कर्व का केस आएगा, तो समिट कर्व के केस में गाड़ी आपका जा रहा है यहाँ से यहाँ, तो आपको विजिबिलिटी की समस्या आएगी। आप लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते कि आपको न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व कराते, फिर भी आप लोग जो है उसमें डिस्टर्ब होते रहते हैं। अरे यार
जो टॉपिक जिस दिन का है उसी दिन अच्छे से समझ के क्लियर कर लो। इसीलिए मैंने जब भी पढ़ाना शुरू करता हूं उससे पहले आपसे पूछता हूं कि आपको प्रीवियस टॉपिक में कुछ पूछना है कि नहीं पूछना है। अगर पुराना ही क्लियर नहीं होगा तो नया के पता नहीं क्या सीखे रहते हो। सीखने का मतलब है, बार बार समझिएगा, समझना और रटना दो अलग चीजें हैं। समझने का मतलब है कि दिमाग में कॉन्सेप्ट ऐसा बना लो कि जीवन भर नहीं भूलना है। कॉन्सेप्ट भूलने वाली चीज नहीं है। जैसे आपको अपने घर का जो है पता आपको भूलने की जरूरत नहीं। आप गाड़ी चला रहे होते, गाड़ी ऑटोमेटिक मुड़ जाती है जहां आपका घर होगा। आपको सोचना नहीं पड़ता कि गाड़ी किस तरफ से आपको मोड़ना है। कभी ये दिमाग में आता है क्या कि आप गाड़ी लेकर के घर पे अपने जा रहे हो तो आपके दिमाग में आता है क्या अब यहाँ से बाएं मुड़े? कुछ नहीं, जैसे मुड़ना आप गाना भी गाते जाते हो दिमाग में उसको गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिक मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि घर जाने का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। तो जो चीजें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है वो आप हाथ से खाना खाते हो, लाइट ऑफ हो जाए तब भी खाना मुंह में ही जाएगा। कुछ हो जाए, बतिया भी रहे होगे तब भी खाना हाथ से मुंह में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो जिस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसको किसी भी परिस्थिति में कर ले जाओगे। मैं बार बार आपको समझाता हूं कि अगर कभी भविष्य में भूलने वाली चीजें हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ है फार्मूला, और सिर्फ है उसके साथ साथ डाटा। डाटा और फार्मूला भूल सकता है, लेकिन जो थ्योरेटिकल आपका लैंग्वेज है वो आपको भूलना नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि बैली कर्व कब मिलेगा या समिट कर्व कब मिलेगा, ये जीवन भर भूलने वाली चीजें नहीं है। कभी राह चलते भी आपसे कोई पूछ ले तो आप बता सको कि बैली कर्व, हाँ बैली कर्व की लंबाई के लिए फार्मूला क्या होगा ये भूल सकते हो। समिट कर्व की लंबाई के लिए फार्मूला क्या, इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है कि हाइडेंटल कर्व कैसे मिलेगा वो कैसे भूल सकते हो यार। स्टार वाइडनिंग कब दी जाएगी कब नहीं दी जाएगी खुद ही दिमाग में आना चाहिए ना। 300 मीटर याद आए तो आपको इतना तो आना चाहिए भाई अगर रेडियस बहुत ज्यादा बहुत कम तो समझ ही सकते हो। तो ये जो जनरल कॉन्सेप्ट है, इसीलिए आपको बताया था चेस्टा वार्निंग में है कि पहाड़ों पे अंदर की तरफ ही क्यों, ये भी रटने वाली चीज नहीं है भाई। हर जहां आधा आधा दे रहे थे तो पहाड़ों पे अंदर की तरफ क्यों? क्योंकि बताए कि जो हिल रोड बनाई जाती है वो पहाड़ों को काट के ही बनाई जाती है और हिल होता है उसके अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ आप सुने है तो बढ़ाओगे भी तो अंदर की तरफ, जो रोड है अंदर को काट के बनाए हो तो बढ़ाओगे भी तो अंदर। तो ये सब जनरल कॉन्सेप्ट, हाँ कितना स्टार वार्निंग देंगे ये भूल सकता है, लेकिन कहाँ देंगे ये नहीं भूल सकता। मैं बार बार कहता हूं कि जो कॉन्सेप्ट है वो 2 दिन के अंदर क्लियर होना चाहिए। एक, जैसे आज हमने पढ़ाया तो क्लास में क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आप खुद से पढ़े तब क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ नहीं क्लियर हो रहा है तो अगले दिन पूछिए। तो ये 2 दिन के अंदर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और बाकी फार्मूला वगैरह तो रटना है, होता रहता है, भूलता रहता है। प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद होता रहेगा, लेकिन ये सारी कॉन्सेप्ट आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हम पढ़ा रहे हैं आपका जो है समिट कर्व के बारे में, आप कंफ्यूज होके पढ़े हो ग्रेड कंपनसेशन के बारे में। ग्रेड कंपनसेशन अलग चीज है, कर्व की लंबाई का निकालना अलग चीज है। यहाँ लंबाई हम कर्व की बात कर रहे हैं तो यहाँ ग्रेड कंपनसेशन से क्या लेना देना है यार। चलिए, तो बैली कर्व जैसे हम कहा जाते हैं समिट कर्व के केस में हमने कहा राइडिंग कंफर्ट में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन इसमें विजिबिलिटी में दिक्कत थी। तो इसीलिए हमने राइडिंग कंफर्ट के लिए कोई भी फार्मूला नहीं पढ़ा। हमने क्या पढ़ा कि विजिबिलिटी के लिए हमने फार्मूला पढ़ा, हमने सेफ्टी के लिए फार्मूला पढ़ा, और सेफ्टी के फार्मूले में से हमारा 2 कंडीशन बन रहा था, जो फॉलो हो जाता वही लंबाई हम उठा के रख देंगे। लेकिन बैली कर्व के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा, जब गाड़ी यहां से नीचे जाएगी, गाड़ी यहां से नीचे जाएगी तो आप स्पीड में हो और स्पीड पकड़ के जाएगी तो यहाँ आपका राइडिंग कंफर्ट में दिक्कत है। यहाँ आपका राइडिंग कंफर्ट में दिक्कत होगा। तथा साथ ही साथ ये भी ध्यान रखो, पहला चीज तो यहाँ राइडिंग कंफर्ट में भी समस्या आएगी, राइडिंग कंफर्ट में भी समस्या आएगी। और दूसरा चीज और है कि दूसरा चीज क्या है कि आपका दूसरा चीज ये भी ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर स्ट्रीट लाइट ना लगी हो, अगर यहाँ पर स्ट्रीट, भाई हर जहाँ स्ट्रीट लाइट अभी इतना डेवलप हमारा कंट्री तो हुआ नहीं है कि हाँ जहाँ रोड में स्ट्रीट लाइट लगी हुई हो, तो स्ट्रीट लाइट ना लगी हुई होगी तो पूरी तरीके से आप डिपेंडेबल हो गए गाड़ी के हेडलाइट पर। आपका गाड़ी का हेडलाइट जितना दूर तक रोशनी देगा, इसलिए कहते जब हेडलाइट साइड डिस्टेंस जो आप पढ़े थे
उसका रोल आता है बैली का, तो हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट होंगे गाड़ी के हेडलाइट पर। अब गाड़ी की हेडलाइट मान लो आपका बहुत दूर तक भी जा सकता था, लेकिन अगर यहाँ से लेकर के इतना दूरी तक ही तो फैल सकता। मान लो हम करें ये 3 मीटर हो और गाड़ी का हेडलाइट हम मान ले रहे हैं 5 मीटर तक जा सकता था, लेकिन यहाँ पर टकरा जाएगा तो जो डिस्टेंस यहाँ तक होगी उतने तो हमारा इफेक्टिव होगा। इसलिए यहाँ पर हमारे लिए सेफ्टी भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हम फिर वही केस आ जाएगा, अगर राइडिंग कंफर्ट में भी दिक्कत है, सेफ्टी में भी दिक्कत है, तो राइडिंग कंफर्ट और सेफ्टी दोनों के लिए हम लेंथ का मान निकालेंगे और दोनों में से जिसका मान मैक्सिमम होगा वही लेंथ हम उठा के रख देंगे। दोनों का लेंथ निकालेंगे और जो मान मैक्सिमम होगा वही उठा के रख देंगे। तो इसमें भी सबसे पहले डेविएशन एंगल निकाल लिया जाए। डेविएशन एंगल का केस यहाँ पे क्या क्या बनेगा? डेविएशन एंगल का केस पहला आपका केस आएगा डिसेंडिंग डिसेंडिंग, डिसेंडिंग डिसेंडिंग, डिसेंडिंग डिसेंडिंग का केस बनेगा। कैसे केस बनेगा? कुछ इस प्रकार से, ये आपका अब डिसेंडिंग है तो -n1 लेके चलेंगे, यहाँ पर भी आपका क्या लेके चलेंगे? माइनस का n2, तो n हमारा क्या मिल जाएगा? -n1 माइनस का n2, और आपको मिलेगा n2 माइनस n1। क्या मिलेगा? n2 माइनस n1 के बराबर। ऐसे ही दूसरा केस आपका आएगा डिसेंडिंग फ्लैट। अगला केस आपका आएगा डिसेंडिंग फ्लैट, और डिसेंडिंग फ्लैट के केस में जो आपको मिलेगा ये आपका -n1 और ये आपका था n2 = 0, तो n आपको मिल जाएगा -n1 के बराबर। यहाँ पर n = n2 माइनस n1, यहाँ पर n = n-n1, सॉरी -n1। तीसरा आपका आता है डिसेंडिंग असेंडिंग, डिसेंडिंग असेंडिंग। डिसेंडिंग असेंडिंग के बारे में बात करें तो कुछ इस प्रकार से रहेगा केस आपका। यहाँ पर -n1, यहाँ पर +n2, और वैल्यू जो मिलेगा n = -n1 माइनस n2, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा n1 + n2। इसके अलावा अगला केस आपका आता है असेंडिंग असेंडिंग। असेंडिंग असेंडिंग के बारे में बात करें तो असेंडिंग असेंडिंग कैसे? कुछ इस प्रकार से आपका केस बनेगा, ये आपका +n1, ये आपका +n2, तो आपका n क्या हो जाएगा? n1 माइनस n2, n1 माइनस n2। जल्दी से बनाओ, और आपका पूरा रटना नहीं, मैं उसको भी चेक करवा देता। कॉमन चीजें हैं जो आपने सबमिट कर्व के केस में डेविएशन एंगल बनाया था और जो इस केस में डेविएशन एंगल बनाया है, दोनों में काफी हद तक सिमिलरिटीज भी हैं। दोनों को मैच कराइएगा। पहले इसको बना लीजिए पहले, तो फिर बताएं। बन जाए तो बताइए जल्दी। चलिए, नोट हो गया ना? नोट हो गया तो चलिए उसको पलटिएगा जहां आपने बनाया हुआ है नोट्स में अपने, जहां पर आपने बना, तो रटना नहीं पड़ेगा ज्यादा, जहां आपने नोट्स में बनाया हुआ है समिट कर्व के केस में डेविएशन एंगल, वहां पर मैच कराइएगा कि जहां टर्म आपने लिखा हुआ है डिसेंडिंग डिसेंडिंग, यहाँ भी डिसेंडिंग डिसेंडिंग है, वहां भी आपने डिसेंडिंग डिसेंडिंग लिखा होगा, यहाँ भी डिसेंडिंग डिसेंडिंग है, वहां भी डिसेंडिंग डिसेंडिंग लिखा होगा। दोनों को चेक करो क्या दोनों सेम हैं?
बताए तो ऐसे आ जाएगा। जैसे वहां डिसेंडिंग डिसेंडिंग का जब फिगर भी तो बना रहे हैं साथ साथ, ये फिगर नहीं नजर आ रहा कैसे असेंडिंग असेंडिंग का केस आ जाएगा। राहुल गुप्ता वहां भी डिसेंडिंग डिसेंडिंग जो है बन रहा था, इसको चेक करिए पहले। डिसेंडिंग डिसेंडिंग में क्या सेम आ रहा है? सेम आ रहा ना, तो रटना नहीं पड़ेगा, ये सीखने वाली चीज मैं बार बार कर रहा हूं। जब चीजें वही हैं, आप निकाल ही रहे हो डेविएशन एंगल, केस भी वही है, तो आपका वैल्यू वही रहेगा। तो आपका n इक्वल टू एन टू माइनस एन वन यहाँ भी है, और n इक्वल टू एन टू माइनस एन वन वहां भी रहेगा। चलिए अब इसको ब्रेक करिएगा। अगला जो और सेम टू सेम मैच कर रहा असेंडिंग असेंडिंग, अगला सेम टू सेम क्या मैच कर रहा असेंडिंग असेंडिंग, यहां भी असेंडिंग असेंडिंग था, वहां भी असेंडिंग असेंडिंग था। इसको भी चेक करिए क्या दोनों मैच कर रहे हैं। असेंडिंग असेंडिंग वाला केस चेक करिए क्या दोनों मैच कर रहे हैं। मैच कर रहे हैं ना। डिसेंडिंग डिसेंडिंग भी परफेक्टली मैच कर रहा होगा, असेंडिंग असेंडिंग भी परफेक्टली आपका मैच कर रहा होगा। क्लियर हुआ इतना? अब और पे चलते हैं। यहां पर क्या है डिसेंडिंग फ्लैट, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या है डिसेंडिंग फ्लैट, और वहां पे क्या था असेंडिंग फ्लैट। असेंडिंग फ्लैट होने के कारण यहाँ प्लस एन वन था, और असेंडिंग रहेगा तो प्लस एन वन रहेगा। और यहाँ पर आपका डिसेंडिंग है, यहाँ पे टर्म भी बदला है, वहां असेंडिंग फ्लैट था और यहाँ पर क्या है डिसेंडिंग फ्लैट है, तो डिसेंडिंग रहेगा तो जाहिर सी बात है क्या रहेगा माइनस। भाई डिसेंडिंग हुआ, अगर हम असेंडिंग को प्लस मान के चल रहे हैं तो डिसेंडिंग हमारा वैसे माइनस है, तो जहां वहां प्लस एन वन मिल रहा था यहाँ माइनस एन वन मिलेगा। और इसके साथ साथ अगला केस यहाँ पर ध्यान दें, डिसेंडिंग असेंडिंग लिखा हुआ है और वहां पर जो आपने लिखा हुआ था असेंडिंग डिसेंडिंग लिखा था। ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ टर्म है डिसेंडिंग असेंडिंग, वहां पर आपने लिखा था असेंडिंग डिसेंडिंग, मतलब दोनों के पोजीशन अलग हैं। तो दोनों के पोजीशन अलग है तो वैल्यू तो सेम रहेगी। वैल्यू तो यहाँ भी एन वन प्लस एन टू है, वैल्यू तो यहाँ भी एन वन प्लस एन टू है, लेकिन पोजीशन चेंज होने के कारण इसके बाहर आपका क्या लगा हुआ है माइनस। पोजीशन चेंज होने के कारण इसके बाहर क्या लगा हुआ माइनस, अंदर वाली वैल्यू तो समान है एन वन प्लस एन टू, लेकिन जो है पोजीशन चेंज होने के कारण इसके आगे क्या लगा हुआ है माइनस। तो अगर एक भी अच्छे से बना लोगे तो दूसरे में आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आई बात इतनी? डेविएशन एंगल में कभी कोई दिक्कत होगी? डेविएशन एंगल निकालने में कभी कोई दिक्कत होगी? चले तब आगे, चलिए समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं लेंथ निकालने का। हाँ वैल्यू तो ज्यादा, देखो यार वैल्यू की बात करोगे तो ज्यादा होगी, माइनस प्लस का यहाँ सेंस नहीं होता। माइनस प्लस तो आपको बार बार कहते हैं, माइनस प्लस का मतलब होता है कि डायरेक्शन का चेंज होना। इसमें भी 3 नंबर की ही ज्यादा होगी, जो असेंडिंग और डिसेंडिंग मिलेगा, डिसेंडिंग असेंडिंग मिलेगा। चलिए तो पहला केस, दो केस में हम निकालेंगे। पहला केस आपका हमने कहा कंफर्ट क्राइटेरिया को फॉलो कराएंगे। पहला केस हमारा चलेगा केस फर्स्ट, उसमें हम फॉलो कराएंगे कंफर्ट क्राइटेरिया का। तो कंफर्ट क्राइटेरिया का केस सेम उसी प्रकार से, हाँ साइन के साथ रखोगे। सौरभ कुमार मौर्य, क्वेश्चन सॉल्व करने में डेविएशन एंगल आप साइन के साथ रखोगे, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
चलिए समझते हैं चीजों को। कंफर्ट क्राइटेरिया के बारे में हम बात कर रहे थे, तो कंफर्ट क्राइटेरिया सेम वैसे चलेंगे जैसे ट्रांजिशन कर्व में आपने निकाला हुआ था। तो ट्रांजिशन कर्व में आपने क्या निकाला हुआ था, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन सी से डिनोट करते थे, और सी इक्वल टू कैसे निकाला जाता था, बी स्क्वायर, सेम डेरिवेशन है बस हल्का से इसमें अंतर करना है, बी स्क्वायर बाई आर माइनस आपका 0 डिवाइडेड बाई टी, बी स्क्वायर बाई आर माइनस 0 डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ से फिर वही कहानी, बी स्क्वायर बाई आर टी के बराबर हम लिखेंगे, और टी आपका रिप्लेस करेंगे किससे, टी आपका रिप्लेस किया गया था दूरी बटे चाल से, दूरी आपका अब यहाँ पर एल बी लेके चलेंगे, बैली कर्व है तो उसकी लेंथ को हम किससे दिखा रहे हैं, एल बी से। अब वहाँ हम एल एस से डिनोट किए थे, बस एल बी से दिखा रहे हैं, तो दूरी बटे हो जाएगा चाल, और चाल हम लेके चल रहे हैं बी, तो इसके स्थान पर उठा के रखेंगे बी अपान आर इंटू एल बी बाई बी। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, बी क्यूब अपान आर इंटू एल बी, या एल बी इक्वल टू आपको बी क्यूब अपान सी आर के बराबर, यहाँ भी मिला था आपको एल एस इक्वल टू बी क्यूब अपान सी आर के बराबर, यहाँ भी एल बी आपको क्या मिल रहा है, बी क्यूब अपान सी आर के बराबर। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम और रिप्लेस करेंगे, आर क्या है, एक रिलेशन आप और पढ़ते हो, रिलेशन बताइएगा, आप ही लोगों से पूछ रहा हूं, त्रिज्या, कोण और चाप, इन तीनों में क्या संबंध होता है, जल्दी बताइएगा, त्रिज्या, कोण और चाप, इन तीनों में क्या संबंध होता है। कुछ लोगों का सही आ रहा है, कुछ लोगों का गलत आ रहा है। आपका क्या होता है, त्रिज्या बराबर चाप बटे कोण, त्रिज्या बराबर क्या होता है, चाप बटे कोण, चाप बटे कोण। तो यहाँ से त्रिज्या हमारा आर है, तो आर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू लिख सकते हैं, चाप हमारा किसके बराबर है, एल बी के बराबर है, और कोण हमारा किसके बराबर है, एन के बराबर है। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बी क्यूब पान सी एल बी अपान एन के बराबर, एन के बराबर, और यहाँ से जो वैल्यू आपको मिलेगा, बी क्यूब एन के साथ लग जाएगा डिवाइडेड बाई सी इंटू एल बी, एल बी को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा एल बी स्क्वायर एन बी क्यूब अपान सी, या एल बी यहाँ से लेकर के चलेंगे तो एल बी इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट एन बी क्यूब अपान सी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभी बैली कर्व अगर हम समझे तो ये जो एल बी आपको मिला हुआ है, ये आपका सिर्फ आधा पोर्शन का मिला हुआ है। अगर हम इसको आधे पे बांट दें तो यहाँ से रोड कुछ इस प्रकार से आ रही होगी, और यहाँ पर रोड कुछ इस प्रकार से जा रही होगी, तो आपको यहाँ पर दो ट्रांजिशन कर्व मिल रहे होंगे। एक ट्रांजिशन कर्व कैसा मिल रहा होगा, हाइजेंटल से आ रहा था, एक कर्व तक पहुंचा, और दूसरा आपका एक कर्व से जा रहा था, और फिर एक स्ट्रेट लाइन। इसको भी अच्छे समझिएगा, अगर हम इसको दो भागों में बांटे तो एक ट्रांजिशन कर्व आपको इधर मिलेगा और एक ट्रांजिशन कर्व आपको इधर मिलेगा।
दो ट्रांजिशन कर्व आपको मिलने वाले, एक ट्रांजिशन कर्व आपको इधर मिलेगा और एक ट्रांजिशन कर्व आपको इधर मिलेगा। तो लंबाई ही सीधे ट्रांजिशन कर्व के हिसाब से निकाली गई है। तो अभी जो LB इक्वल टू NB क्यूब अपान C आपको निकल के आया है, ये अभी एक पोर्शन का वैल्यू आपको निकल के आया है, एक पोर्शन का वैल्यू निकल के आया है। तो एक पोर्शन का जैसे वैल्यू इधर निकल के आया, सेम वैल्यू वैसे इधर का भी निकल के आएगा। जैसे इधर का निकल के आया है वैसे सेम इधर का निकल के आएगा। तो दोनों सेम निकल के आएंगे। तो हमारे लिए जो टोटल बैली कर्व की लेंथ हो जाएगी वो दोगुने के इसके बराबर हो जाएगा। तो टोटल लेंथ ऑफ बैली कर्व इक्वल टू, इसको भी LB से डिनोट कर 2 इंटू अंडर रूट NB क्यूब अपान C। तो टोटल लेंथ ऑफ बैली कर्व जो हमारा निकल के आएगा वो LB इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट NB क्यूब अपान C के बराबर निकल के वैल्यू आएगी। इतना बात समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? जल्दी जल्दी बताइए। बता रहा हूँ, सी की वैल्यू पर हम चर्चा कर रहा हूँ। बस अभी फार्मूला बताइए, इतना समझ में आया? अभी इसमें चर्चा मैं करूंगा। चलिए समझ में आया? तो सी का मान यहाँ पर फार्मूला आप नहीं ले, और सी का मान यहाँ फिक्स लिया जाता। वहां पे आपको बताए थे फार्मूला से निकालना था। मिनिमम वैल्यू बताए थे 0.5 होगा, मैक्सिमम वैल्यू 0.8 होगा। लेकिन यहाँ पर जो सी की वैल्यू हम लेंगे, एक फिक्स वैल्यू लेंगे 0.6 मीटर पर सेकेंड क्यूब के बराबर। ये भी नोट कर लीजिएगा, सी की वैल्यू फिक्स लिया जाएगा और उसका मान लिया जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड क्यूब के बराबर। 0.6 मीटर पर सेकेंड क्यूब के बराबर। चलिए दूसरे केस में समझते हैं। दूसरा केस आपका आता है सेफ्टी क्राइटेरिया। सेफ्टी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो यहाँ आपका इंपीरिकल फार्मूले लगेंगे। जैसे वहां फार्मूले मिले थे अभी सबमिट कर्व में, वैसे यहाँ भी मिलेगा। पहला केस आपका आता है जब LB का मान SSD से अधिक हो। पहला केस कौन सा? जब LB का मान SSD से अधिक हो तो LB आपको मिलेगा NS स्क्वायर अपान 2H प्लस 2S tan अल्फा। क्या मिलेगा? NS स्क्वायर अपान 2H प्लस 2S tan अल्फा। जहां H और S और N का मान आप जान ही रहे हो। N क्या है? डेविएशन एंगल। एक चीज आपको थोड़ा गलत शायद बता दिया, क्वेश्चन क्या पूछा था लड़के ने, मैं उसको लेंथ के हिसाब से बता दिया आपको। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छा डेविएशन एंगल पूछा था, मैं लेंथ बता दिया। नहीं, डेविएशन एंगल देखो यार, फिर रिपीट कर दो। जो डेविएशन एंगल लेके चलोगे, डेविएशन एंगल जो लेके चलोगे उसका माइनस वैल्यू नहीं, इसको नोट कर लीजिएगा कि कंफ्यूजन रहती है। डेविएशन एंगल जो ले करके चलोगे वो डेविएशन एंगल में इस माइनस साइन का कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। वो वैल्यू मेन जो आपका निकल के आएगा उसको पॉजिटिव भी लेके चलोगे, क्योंकि एंगल आपका माइनस से कोई संबंध नहीं है। जब भी आप रोड बनाओगे जो भी वहां एंगल मिलेगा उस एंगल का माइनस से कोई लेना देना। माइनस बस ये दिखा रहा था कि डायरेक्शन हमने बदला हुआ है। तो वैल्यू तो आप पूरा पॉजिटिव में लेके चलोगे जो भी आएगा। लेंथ माइनस आ सकती है, मैं उसकी चर्चा कर रहा था कि लेंथ अगर उसको वैल्यू रख रहे हो तो लेंथ माइनस रहेगी। तो जैसे आपको मिला था सबमिट कर्व में,
तो समिट कर्व में भी अगर लेंथ माइनस आ रहा था तो हमने कहा कि समिट कर्व का केस नहीं रहेगा। वैसे यहाँ भी हमको लगा वही चीज पूछो, यहाँ भी अगर लेंथ आपका माइनस में आ जाता है, ये भी ध्यान रखिए, यहाँ भी अगर लेंथ आपका माइनस में आता है तो लेंथ माइनस में आने का मतलब हम बैली कर्व का प्रभाव नहीं, तो डेविएशन एंगल कभी भी आप वहां से जो उठा के लाओगे उसकी न्यूमेरिक वैल्यू उठा के लाओगे, उसका साइन उठा के नहीं लेके आओगे प्लस माइनस, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो पहला चीज ये है, यस आपका क्या है, एसएसडी है, यस आपका क्या है, एसएसडी है, और यच आपका क्या है, हाइट ऑफ हेडलाइट बीम, हाइट ऑफ हेडलाइट बीम, वही जो आपका गाड़ियों का हेडलाइट होता है उसका ग्राउंड जो आपका सरफेस है उससे ऊंचाई लिया जाता है, इसका मान लिया जाता है 0.75 मीटर के बराबर। एच का मान क्या लिया जाता है, हाइट ऑफ हेडलाइट बीम, इसका मान लिया जाता है 0.75 मीटर के बराबर, और अल्फा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जो आप देखते होगे जो गाड़ी का लाइट निकलता है वो पूरी तरीके से हाइजेंटल नहीं होता है, वो हाइजेंटल से झुका हुआ होता है, इसका मान किसका भी प्रभाव हम लेके चलते हैं, इसका मान लेके चला जाता है 1 डिग्री के बराबर। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मान 1 डिग्री के बराबर लेके चलोगे, हाइट ऑफ हेडलाइट बीम का मान 0.75 मीटर के बराबर चलोगे। ये तो पहला केस है जब एलबी का मान एसएसडी से कम हो, और दूसरा केस आ जाएगा जब एलबी का मान एसएसडी से कम होगा, तो क्या मिल जाएगा, एलबी इक्वल टू, तब आपको मिल जाएगा एलबी इक्वल टू 2s माइनस 2h प्लस 2s tan अल्फा अपान n के बराबर। तब आपको क्या फार्मूला मिल जाएगा, 2s माइनस 2h प्लस 2s tan अल्फा अपान n के बराबर। तो क्या काम करोगे, पहला लेंथ आप कंफर्ट क्राइटेरिया से निकाल के लेकर के आओगे, वहां पर आपको एक लेंथ मिल गया, हम करें उसका मान L1 है, और एक लेंथ इन दोनों केस से मिल जाएगा, अगर हम ये कहें इसका मान L2 है, तो फिर वही कहानी आएगा। मैं बार बार कहता हूं अगर दो चीजें एक जगह को रिप्रेजेंट कर रही होंगी तो दोनों में से जिसका मान मैक्सिमम होगा वही वैल्यू हम उठा के रखेंगे, तो हमारा दोनों में से जो मैक्सिमम निकल के आएगा वही वैल्यू आप उठा के रख दोगे, तो बैली कर्व का लेंथ मिल जाएगा। और यहाँ भी बता रहा हूं कि अगर वैल्यू माइनस में आएगा तो आप यहाँ पर जो है, एक तो खैर यहाँ पर दो केस बन गया, तो अगर यहाँ पे वैल्यू माइनस में निकल के आ रही है लेकिन एक यहाँ पर जो वैल्यू आपको मिलेगा तो उससे वो ज्यादा रहेगी, तो वो वाला मान के चलेंगे। तो अगर वैल्यू यहाँ माइनस मिल के आ रही है तो यहाँ पे एक लाइन ये भी लिख सकते हो कि वैली, इस वैली कर्व के केस में सेफ्टी पर्याप्त मौजूद है, सेफ्टी का ध्यान नहीं रखना है। समझ में आया इतना चीज, इतना चीज समझ में आया, क्वेश्चन देंगे, इसको सॉल्व करेंगे और यहां तक आपका जियोमेट्रिक डिजाइन खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा चैप्टर यही था, समझ में आया इतना चीज न्यूमेरिकल में। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जब क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मटेरियल्स के बारे में। इंग्लिश ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, इंग्लिश कहाँ लिखा हूं यार, एंगल लिखा हूं। तुम लोग अपने मन से कुछ लिख लेते हो, उसके बाद जो है हमसे यार क्वेश्चन पूछते हो। यहाँ इंग्लिश कहाँ लिखा हूं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लिखा हूं। हाँ फिक्स है, 1 डिग्री मान के IRC ने उसको फिक्स कर कहा, ये आप एच भी फिक्स मान के चलो 0.75, और इसको 1 डिग्री भी मान के चलोगे। बताए तो जब आप हेडलाइट बीम देखोगे, जैसे गाड़ी हमारी, मान लो ये आपका कोई गाड़ी है, यहाँ पे लगा हुआ है हेडलाइट, तो हेडलाइट अगर हम कहें हाइजेंटल लाइट आपका है तो कभी लाइट आपको पूरी तरीके से हाइजेंटल नहीं फेंकता है, वो झुकी हुई कंडीशन में फेंकता है। वही जो झुकाव आपका रहता है वही आपका कितना लिया जाता है, 1 डिग्री। हो सकता है शुभम वर्मा इसमें ISD OSD सब हो सकता है, लेकिन जब तक क्वेश्चन में आपसे स्पेशल ना कहे ISD OSD
तब तक आप वो काम नहीं करोगे। दे देता है तो आपको करना होगा, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ। तो सारा कॉन्सेप्ट दिमाग से हटा दीजिए कि हाँ आईएसडी रहेगा, ओएसडी रहेगा, कहानी खत्म। अगर एसएसडी के स्थान पर आईएसडी होता है तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा रिपीट करें, यन है डेविएशन एंगल, यस है एसएसडी, वही एसएसडी आईएसडी कुछ भी हो सकता है, ऐसे उसमें बताया था ऐसे इसमें भी है। ये आपका हाइट ऑफ हेडलाइट बीम, इसका मान 0.75 मीटर लिखा जाएगा, और अल्फा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और उसका मान 1 डिग्री लिया जाएगा। क्वेश्चन दे तब, चलिए क्वेश्चन देते हैं और उसको सॉल्व करके आप लोग आएंगे। चलिए क्वेश्चन नोट करिएगा। ए बैली कर्व ऑफ ए स्टेट हाईवे इज formed by a descending gradient of 1 in 20 meeting an ascending gradient of 1 in 30, design the length of a Bailey curve to fulfill both comfort condition and headlight side distance required for a design speed of 80 किलोमीटर पर आवर। assume रिपीट कर दे रहे हैं, क्वेश्चन लिख दे। assume allowable rate of change of centrifugal acceleration c equal to 0.6 meter per second cube, suggest the best suitable shape of the Bailey curve. Consider reaction time (2.5 seconds) and F 0.35। फिर क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। ये बैली कर्व ऑफ ए स्टेट हाईवे इज फॉर्म्ड बाय ए डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 20 meeting an ascending gradient of 1 in 30, design the length of a Bailey curve to fulfill both comfort condition and headlight side distance required for a design speed of 80 kilometer per hour. Assume allowable rate of change of centrifugal acceleration c equal to 0.6 meter per second cube. Suggest the best suitable shape of the Bailey curve. Consider reaction time 2.5 सेकेंड and f इक्वल टू 0.7। अभिषेक कुमार गुप्ता का कहना है सर एलबी का वैल्यू दोनों केस में लेकर बिल्कुल निकालोगे। तो दोनों केस पढ़ क्यों रहे हैं, दोनों केस में लेके निकालेंगे। दो केस आपका, एक कंफर्ट क्राइटेरिया, एक सेफ्टी क्राइटेरिया।
दोनों में निकालेंगे, दोनों में से जिसका मान ज्यादा होगा उसको लिखेंगे। निगेटिव वाला चर्चा कर ले रहा हूँ, एक स्टेप में आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग था तो वहां से n लाओगे तो माइनस में फार्मूला है n1 प्लस n2, अंदर ब्रैकेट में क्या है n1 प्लस n2 और बाहर आपका माइनस है। अभी यहाँ n निकालोगे, माइनस n1 का मान है आपका 1/30 और प्लस 1/20 प्लस 1/30। तो यहाँ से जो वैल्यू आपको मिलेगी ये हो गया 600 हो गया, तो 30 प्लस 20 50/600 कट जाएगा। माइनस 1/12 भले आ रहा है लेकिन माइनस टर्म लेकर के नहीं लेके आओगे आप। जो n हम मान के लेके चलेंगे वो कितना लेके चलेंगे 1/12 के बराबर। n का मान हम क्वेश्चन में उठा, सॉरी जब सॉल्व करेंगे तो n का मान उठा के रखेंगे 1/12 के बराबर। हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। इतना काम करके आइएगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपने आप को बचाइए, पढ़ते रहिए, लापरवाही बिल्कुल न करिए। घर पे ये नहीं कि मिल रहा है खाना पीना बढ़िया तो तान के सोए पड़े हो। जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा नौकरी पाने का जो ड्यूरेशन होगा वो कम हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका एंजॉय ही एंजॉय होगा। तो अभी का एंजॉय छोड़िए, भविष्य के एंजॉय के बारे में सोचिए। खुश रहें, मस्त रहें, कोरोना से बचे रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।